हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नया चैप्टर लेकर। एटम, न्यूक्लियस। एटम 12 और 13 दोनों को मैं मर्ज करके इस सीरीज में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले इसके अंदर मैं बात करूंगा रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की। हालांकि इससे पहले जब भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात की जाती है, सबसे पहले थॉमसन मॉडल की बात की जाती है। ये हमने 9th क्लास में पहली बार पढ़ा था और हमने जाना कि थॉमसन मॉडल ने जो मॉडल दिया था, थॉमसन मॉडल के अनुसार, थॉमसन मॉडल ने मॉडल नहीं दिया, थॉमसन ने, जे थॉमसन ने मॉडल दिया था। उसके अनुसार इसी एटम को एक वाटरमेलन यानी कि तरबूज की तरह माना गया था, या फिर उसके लिए एक और वर्ड था क्रिसमस पुडिंग। तरबूज लेकर चलता हूं मैं। तरबूज होने के अनुसार एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की हैसियत तरबूज के बीजों के जैसी थी, यानी कि वो कहीं भी पाए जा सकते हैं। के लिए कोई प्रॉपर फिक्स प्लेस नहीं था और ना उनके लिए कोई फिक्स ऑर्बिट थे। और बाकी जो रेड पल्प तरबूज के अंदर, वाटरमेलन के अंदर होता है, एटम भी कुछ ऐसे ही है। यानी कि सीड्स के अलावा जो रेड पल्प है वो पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम की तरह माना जाता है। उसमें ना तो पॉजिटिव चार्ज की कोई खास जगह थी, ना इलेक्ट्रॉन्स की कोई खास एक निश्चित जगह थी, स्पेसिफाइड प्लेस नहीं था। ऑर्बिट की तो बात दूर दूर तक नहीं थी। तो इस एटम को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल एटॉमिक मॉडल नहीं माना गया। इसके बाद बारी आ जाती है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मैं इस चैप्टर में, इस सेक्शन के अंदर 10 कंटेंट कवर करूंगा। इसमें रदरफोर्ड मॉडल बताया जाएगा और उसके बाद न्यूक्लियस की एक बेसिक चीज, एक बेसिक कंसेप्ट न्यूक्लियस का आप लोगों को बताया जाएगा। उसके बाद हम बोर्स के एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे। शुरू करते हैं रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, के अंदर एक लेड बॉक्स था। लेड बॉक्स आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको। लेड बॉक्स को हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए, मैं इसको येलो कलर में डाल देता हूँ। ये जो, अरे ये तो नीली स्क्रीन है, नीली स्क्रीन पे येलो मार्कर हरे मार्कर की तरह दिखाई देगा। कोई बात नहीं, मैंने अभी ग्रीन किया है। ये लेड बॉक्स है भाई, क्या है ये? लेड बॉक्स है। अब ये लेड बॉक्स के अंदर रखा हुआ है क्या? लेड बॉक्स के अंदर क्या रखा हुआ है जी? एक रेडियो एक्टिव सैंपल। वो बिस्मथ हो सकता है, वो रेडॉन हो सकता है। ठीक है, दो कैसे हो सकते हैं उसकी चर्चा हम इससे अगली स्लाइड में करेंगे। तो इसमें से निकल रहे हैं जी अल्फा पार्टिकल। एक्चुअली अल्फा पार्टिकल होते क्या, समझने की कोशिश करें। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल एक हीलियम न्यूक्लियस को हम कहते हैं। किसको कहते हैं? हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस का मतलब उसके अंदर दो प्रोटॉन्स होंगे। क्या होंगे? दो प्रोटॉन्स होंगे और दो न्यूट्रॉन्स होंगे। दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन के ग्रुप को हम एक अल्फा पार्टिकल कहते हैं। और ये निश्चित रूप से एक हीलियम न्यूक्लियस ही होता है। यानी कि इसका जो चार्ज है वो +2p होगा। जो मास है, रफली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम ही होता है। रफली आई कैन से कि इसका मास नियरली इक्वल टू 4 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा, क्योंकि एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास 1 एटॉमिक मास यूनिट के लगभग पास पास होता है। तो आप फिलहाल के लिए 4u मानकर चलें। वैसे इसका एग्जैक्टली 4u के बराबर नहीं होता, रफली होता है। ठीक है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं, या फिर उसका आप ये कह दीजिए ये 4 प्रोटॉन्स के मास के बराबर है, या फिर ये 4 न्यूट्रॉन्स के मास के बराबर है। रफली इट इज इक्वल। भाई इस अल्फा पार्टिकल के सोर्स, इस रेडियो एक्टिव सोर्स में से लेड बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, अल्फा पार्टिकल की बीम निकली और इसने गोल्ड फॉइल को निशाना बनाया। किसको बनाया जी? गोल्ड फॉइल को। अब ये सारा ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, गोल्ड फॉइल को इसने निशाना बनाया। गोल्ड फॉइल पे जैसे ही टकराया, गोल्ड फॉइल पे टकराने के बाद सामने ये जो जिंक स्क्रीन है, ये ZNS, ये जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, के ऊपर ही जगह जगह जाके गिरे। ये कोई तो चला गया सीधा, कोई एक स्कैटरिंग एंगल थीटा बना के गया, कोई कम एंगल पे गया, कोई ज्यादा एंगल पे गया। आप इसमें देख सकते हो ये ऐसा पार्टिकल है जो मोर देन 90 डिग्री पे गया। पार्टिकल ऐसा भी था जो आया और वापस टकरा कर लौट गया। या एक आधा, हार्डली एक आधा ऐसा था। ठीक है, यानी कि मैं इस गोल्ड एटम की बात करूं तो जो अल्फा पार्टिकल सीधे गए हैं, या आप कह सकते हो बहुत थोड़े से ये स्कैटर हुए हैं, तो जाहिर सी बात है इनको जगह खाली मिली होगी, निकल गए होंगे। अब जो एटम के सेंटर की तरफ बढ़ा, जितना नजदीक वो सेंटर के आया, उतना ज्यादा डेविएशन, उतना ज्यादा स्कैटरिंग उसमें देखने को मिली। वो अपने पाथ से हट गया, मुड़ गया।
ठीक है। जो सेंटर के और ज्यादा नजदीक गया वो और ज्यादा मुड़ गया। यानी कि आप ये मान सकते हो कि अगर 8 से 12,000 अल्फा पार्टिकल अगर गिराए गए होंगे गोल्ड फॉइल के ऊपर, स्ट्राइक किए गए होंगे, तो उसमें से हार्डली 2 ऐसे थे जो कि मोर देन 90 डिग्री के डिफ्लेक्शन पे चले गए। यानी कि जो रास्ता इस पाथ के अनुसार वो जा रहे थे, यानी कि ये इनका पाथ था, मोर देन 90 डिग्री एंगल बनाकर स्कैटर हो गए। एक आधा शायद ऐसा था जो यू टर्न मार के एकदम ठीक 180 डिग्री ले गया। ठीक है, तो बहुत ज्यादा नहीं थे ये मुड़ने वाले, बहुत ज्यादा तो वो थे, सारे तो वो थे जो अनस्कैटर्ड निकल गए, उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। ठीक है, और मैं देखो ये येलो कलर के पेन से लिखता हूँ, येलो कलर के पेन से आप लोगों को बताता हूँ लिख के, देखिए मैं उसे येलो मार्क कर देता हूँ जो 180 डिग्री पे था। ये देखिए ये वाला, ये यू टर्न मार के गया। ठीक है, मैंने अभी इसको येलो किया था। दिस इज द पार्टिकल व्हिच डेविएटेड एट 180 डिग्री, मैंने इसको येलो मार्क कर दिया। ठीक है, तो ये 180 डिग्री वाला था जो इसने एकदम ठीक बीच में जाके टक्कर मार दी थी। अब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ से साबित होता है एक तरफ तो स्कैटरिंग एंगल है और एक तरफ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है जो कि स्कैटर हुए हैं एटम्स पे टकराने के बाद, गोल्ड फॉइल पे टकराने के बाद। ग्राफ नीचे गिर रहा है, इसका मतलब ज्यादा बड़े एंगल पे जो स्कैटर हो रहे हैं उनकी संख्या कम है, जबकि बहुत छोटे एंगल पे स्कैटर हो रहे हैं, ना के बराबर स्कैटर हो रहे हैं, यानी सीधे सीधे जा रहे हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। यानी कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ स्कैटरिंग। स्कैटरिंग एंगल के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, ग्राफ से यही साबित होता है, बड़े एंगल पे स्कैटर होने वाले बहुत कम है, छोटे एंगल पे स्कैटर होने वाले बहुत ज्यादा है। देखिए ये जो है ये ग्राफ की टिप है, देखो संख्या कितनी ज्यादा है और इसके लिए एंगल देखो बहुत छोटा है नीचे तक। ठीक है, जबकि यहाँ पर देखिए एंगल कितना बड़ा है और इन बड़े एंगल पर स्कैटर होने वालों की संख्या बहुत कम रह जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा कम रह जाती है, तो ग्राफ से हमें यही रिवील होता है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये मैंने बताया था कि भाई इसमें 2 सोर्स यूज किए जा सकते हैं, बिस्मथ और रेडॉन। अब सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल ये दोनों ही है। एक्चुअली इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को 2 तरीके से अंजाम दिया गया था। एक तो वो कहलाता है जो रदरफोर्ड ने किया था, एक वो जो 2 उसके एसोसिएट्स थे, जीगर एंड मार्सडन। ठीक है, मैं लिख देता हूं अर्नस्ट रदरफोर्ड and his two associates H. Giger and E. Marsden. स्पेलिंग गलत लिख दी। H. Giger and E. Marsden, इन दोनों ने ये एक्सपेरिमेंट अलग से परफॉर्म किया, रदरफोर्ड ने अलग से परफॉर्म किया। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड ने लिया था जी क्या, रेडॉन। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या लिया था, रेडॉन। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 86 होता है, मास नंबर 222 होता है। जीगर एंड मार्सडन लिया था बिस्मथ, एटॉमिक नंबर 83 और मास नंबर 214। स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल इसमें ज्यादा थी जीगर एंड मार्सडन वाले में, यानी उनके पास काइनेटिक एनर्जी अधिक थी, क्योंकि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में काइनेटिक एनर्जी कम थी अल्फा पार्टिकल्स के पास। इसका सबूत क्या है, उनकी स्पीड कम थी। ठीक है, एक में तो 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड और इनके पास केवल 1.6 गुना 10 की पावर 7 मीटर सेकंड, यानी कि बहुत ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा कम से कम। गोल्ड फॉइल की थिकनेस पतली थी भाई रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में, और पतली थी जीगर एंड मार्सडन के एक्सपेरिमेंट में, जबकि रदरफोर्ड ने 10 की पावर -6 यानी कि 1 माइक्रोमीटर की, इसको आप 1 माइक्रोमीटर कह सकते हो, दिस इज 1 माइक्रोमीटर, जबकि ये किसके बराबर होगा, ये तो 0.21 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर अभी आप ये कह लीजिए 5वां हिस्सा, आप इसको कह सकते हैं, लगभग 5वां हिस्सा। ठीक है, यानी कि जितनी रदरफोर्ड ने ली थी गोल्ड फॉइल की थिकनेस उससे 5 गुना पतली, लगभग गोल्ड फॉइल जीगर एंड मार्सडन ने ली थी। और कंक्लूजन क्या निकला वो समझने का प्रयास कीजिए। ऑब्जर्वेशन ये थे कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। इसका मतलब क्या है कि ज्यादातर जो जगह है भाई साहब वो
खाली है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। एक तरफ तो ऑब्जर्वेशन है, एक तरफ कंक्लूजन है। ठीक है जी। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि कुछ अल्फा पार्टिकल बहुत छोटे एंगल पे स्कैटर हुए, यानी कि फ्यू डिग्रीज पे। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे, किसी न किसी चीज से रिपेल करवाए गए थे। ठीक है, वो क्या चीज थी? वो थी भाई सेंटर में, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जितना सेंटर के नजदीक से गुजर रहे थे उतना ज्यादा वो स्कैटर हो रहे थे, उतना ज्यादा वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे। अब अल्फा पार्टिकल्स हैवी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले, तो रास्ते में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, उन्हें केवल एक हैवी और पॉजिटिव रीजन ही डिफ्लेक्ट कर सकता है। इससे ये साबित होता है, इंडिकेट्स भाई जो पॉजिटिव चार्ज, जो कोर है, जो सेंटर है एटम का, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इट इंडिकेट्स दैट द सेंटर ऑफ द एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इट इज मैसिव। इसका मास बहुत ही ज्यादा है और इसे नाम दिया गया जी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द मैसिव एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंट्रल कोर ऑफ द एटम, जो कि गुजरने वाले अल्फा पार्टिकल्स को रिपेल कर रही थी। तीसरे पॉइंट में कहा गया कि सर अल्फा पार्टिकल्स हैं, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, यू कैन से 1 in 9,000, 1 or 2 यू कैन से, वो 90 डिग्री से बड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, यानी ये बहुत ज्यादा नजदीक आ गए होंगे सेंटर के। ठीक है, और कुछ शायद ही ऐसे थे जो कि अपना पाथ वापस रिट्रेस कर गए, यानी कि जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते उल्टी डायरेक्शन में 180 डिग्री एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बनाते हुए इनिशियल डायरेक्शन के साथ वापस निकल गए। उसका मतलब इन्होंने सीधे सीधे जाकर न्यूक्लियस पे टक्कर मार दी होगी, न्यूक्लियस ने इन्हें सीधा रिपेल करके वापस उसी रास्ते फेंक दिया होगा कि भाई निकलो यहां से। अल्फा पार्टिकल्स ट्रेवल्स थ्रू द न्यूक्लियस डायरेक्टली गेट रिटार्डेड, यानी जैसे जैसे वो न्यूक्लियस के एकदम सीध में जा रहे थे, न्यूक्लियस के सामने जा रहे थे, न्यूक्लियस ने उन्हें रिपेल किया, उनकी गति को जीरो कर दिया और वापस फेंक दिया। रिपल्शन होने के कारण कूलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्शन अल्टीमेटली कम्स टू due to the coulombic force of repulsion, the alpha particle ultimately comes to rest and then fly off in the opposite direction. कि वापस उल्टी दिशा में इन्हें फेंक दिया गया। ओके दोस्तों, उसके बाद बारी आ जाती है, ये तो था सारा का सारा एक्सपेरिमेंट का बेस्ड एटॉमिक मॉडल की भाई उसके अंदर एक्चुअली क्या क्या है, एटम में क्या क्या चीजें हैं। मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है, बीच में बहुत छोटी सी जगह में न्यूक्लियस रखा हुआ है। मैं आप लोगों को बता दूं 99% ऑफ द space in the atom is empty. 99% of the space in the atom is empty. 99% of the space in atom is empty. ठीक है, 0.1% स्पेस में न्यूक्लियस रखा हुआ है, और मजे की बात यह है उस 0.1% स्पेस के अंदर ही पूरे एटम का 99.9% मास है। जो 99.9% जगह है उसमें तो 0.1% मास, जो 0.1% जगह उसमें 99.9% मास। 90, दूसरी बात 99.9% of mass of atom is in nucleus. न्यूक्लियस सबसे भारी चीज होती है, इसलिए इसको मैसिव बोला गया। ब्रैकेट में लिख देता हूं मैसिव। 0.1% जगह में इतना सारा मास है। बारी आती है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, किसने सबसे ज्यादा क्लोजली अप्रोच किया था? मेरा ख्याल है उसने किया था जिसने सीधा जाके न्यूक्लियस में टक्कर मारी होगी और भाई वो न्यूक्लियस की बाउंड्री को टच करके वापस 180 डिग्री पे निकल लिया होगा। हुआ क्या होगा कि भाई ये अल्फा पार्टिकल आया, ये क्या है? अल्फा पार्टिकल। इस अल्फा पार्टिकल के पास अपनी एक काइनेटिक एनर्जी थी के, ठीक, इसकी काइनेटिक एनर्जी रही होगी के अल्फा, अर्थात हाफ mv²। ठीक है, और इसका जो चार्ज रहा होगा वो रहा होगा +2e। न्यूक्लियस में कितना चार्ज है हम नहीं जानते, +z मान के चल लीजिए क्योंकि z एटॉमिक नंबर है। ठीक है, ये है न्यूक्लियस की बाउंड्री। इस न्यूक्लियस की बाउंड्री को जो पार्टिकल है भाई ये टच करके निकल गया, सेंटर से कितनी दूर रह गया? रेडियस की जितनी दूर रह गया। ठीक, इस डिस्टेंस ऑफ
क्लोजेस्ट अप्रोच को, इस रेडियस को ही, यानी कि सेंटर से बाउंड्री की दूरी को ही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहा गया। दिस इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दिस इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ये कैसे निकालें? ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो सीधा सीधा किस में कन्वर्ट हुई है जी? रिपल्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, क्योंकि ये पार्टिकल इसके पास जाते जाते स्लो होता गया, जैसे इसने बाउंड्री को टच किया ये एकदम जीरो वेलोसिटी पे आ गया, यानी सारी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। काइनेटिक एनर्जी इट गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ने फिर से अपना काम करते हुए इसको काइनेटिक एनर्जी दे दी, वापस उसी दिशा में भेज दिया। Kinetic energy of alpha particle get converted into U, ठीक है। kinetic energy है कितनी? हाफ mv स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है कितनी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब Q1 क्या है? चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। Q2 क्या है? चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। अब अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है? +2e, और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना है? +Ze। दूरी कितनी है उनके बीच में? r0। दोनों को जब इन्होंने इक्वल रखा, अब देख रहे हैं ये आ चुका है। अब इन्होंने r0 को दूसरी साइड ले जाते हुए, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर को इसके नीचे रख दिया, तो फाइनली फॉर्मूला क्या आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Ze स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, या फिर आप इसको भी कांस्टेंट बनाकर चलिए, a 2Ze स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने लिख लिया, कांस्टेंट लिख लिया। ये था जी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द अल्फा पार्टिकल ऑफ द न्यूक्लियस, डिस्टेंस बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द क्लोजेस्ट अप्रोच। वो वाला अल्फा पार्टिकल जो एकदम सीधा न्यूक्लियस में आके हिट कर रहा है। इंपैक्ट पैरामीटर, भाई इंपैक्ट पैरामीटर बताएगा कि किस अल्फा पार्टिकल में कितनी स्कैटरिंग होगी। साधारण सी बात है, जो जितना नजदीक आ जाएगा न्यूक्लियस के सेंटर के, वो उतना ज्यादा स्कैटर हो जाएगा। तो न्यूक्लियस के सेंटर और न्यूक्लियस का सेंटर और वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर u ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये लिख देता हूं मैं यहाँ, अल्फा पार्टिकल ये जा रहा है जी, अल्फा पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन आप देख रहे हो व्हाइट कलर में, और ये न्यूक्लियस का जो सेंटर है उससे पास होती है डॉटेड लाइन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस b हो गया, ठीक है जी। ये बगल में एक छोटा डायग्राम और बनाता हूं मैं, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का सेंटर, अल्फा पार्टिकल जो आया, ये अल्फा पार्टिकल, अब ये इसके पास आते ही रिपेल हो गया, रिपेल होके भाई ये ऊपर जा पहुंचा ऐसे जी। अब कितने एंगल पे ये गया है ये तो थीटा ही बताएगा। अब कितनी दूर था, तो सेंटर से दूरी को इन्होंने इम्पैक्ट पैरामीटर बताया, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल। इम्पैक्ट पैरामीटर बी की जो वैल्यू, इसकी कोई डेरिवेशन आप लोगों को नहीं करनी है, इसका सीधा आप फॉर्मूला क्रैम कर सकते हैं। देखिए, this is the formula of impact parameter, b equal to ze square cot theta by 2, ze square cot theta by 2, ze square cot theta by 2 upon kinetic energy of alpha particle 1/4 pi epsilon naught को भाई मैं k लिख रहा हूँ, कांस्टेंट लिख देता हूँ, where k is equal to 1/4 pi epsilon naught, ठीक। ये है वो दूरी जिसकी वैल्यू ऐसे निकलेगी, इस फॉर्मूले से निकलेगी। अब जितनी अधिक दूरी होगी उतना कम स्कैटरिंग होगा, जितनी कम दूरी होगी उतना ज्यादा स्कैटरिंग होगा, वेरी सिंपल। और दूरी ही नहीं होगी तो अल्फा पार्टिकल सीधा न्यूक्लियस की तरफ आएगा ना, न्यूक्लियस की तरफ आएगा तो भाई कॉट थीटा, यानी कि कोई स्कैटरिंग यदि हुई, कॉट थीटा बाई 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, बी 0 होने पर कॉट थीटा बाई 2 की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि सीधा सीधा न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ आ रहा है, तो इम्पैक्ट पैरामीटर यानी कि डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, ठीक। ये था न्यूक्लियस, और अल्फा पार्टिकल एकदम इसके सीध में ही आ रहा है,
तो अलोंग द सेंटर ही आ रहा है, सेंटर के सामने ही आ रहा है, तो सेंटर के सामने आ रहा है तो इसके वेलोसिटी वेक्टर की दूरी कितनी होगी सेंटर से? 0। कॉट थीटा बाई 2 भी क्या आ जाएगा? बी को 0 रखते ही 0। कॉट थीटा बाई 2 हो गया 0। कॉट थीटा बाई 2 इज 0। इसका मतलब थीटा बाई 2 तो भाई 90 डिग्री पे 0 होता है कॉट में। थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री। तो इसका स्कैटरिंग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। द अल्फा पार्टिकल विल रिट्रेस द पाथ। बारी आती है न्यूक्लियस की। जब न्यूक्लियस पे टक्कर मार ही दी है तो अब न्यूक्लियस के अंदर घुस जाते हैं। क्या क्या आता है न्यूक्लियस में वो पढ़ते हैं। भाई न्यूक्लियस एटम की कोर होती है, सबसे ज्यादा मास इसके अंदर होता है। इसके जो मेंबर्स हैं, इसके मेंबर्स होते हैं जी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो प्रोटॉन है वो फंडामेंटल पार्टिकल है, उस पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसका मास होता है 1.67 × 10⁻⁻27। इसका एग्जैक्ट मास मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, जो प्रोटॉन है ये 1836 गुना ज्यादा हैवी होता है किसके मुकाबले? इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। न्यूट्रॉन भी एक फंडामेंटल पार्टिकल है बिना किसी मास के, सॉरी बिना किसी चार्ज के। इसका मास होता है इतना 0.1.675। ये 1840 गुना ज्यादा हैवी होता है इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन होता है 1836 गुना ज्यादा हैवी, होता है 1840 गुना ज्यादा हैवी। अब मास ऑफ प्रोटॉन की जो वैल्यू है वो है 1.6726 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। जबकि मास ऑफ न्यूट्रॉन के मुकाबले हल्का सा डिफरेंट 1.6749। देखिए इसमें 26 आता है, इसमें 49 आता है। और इन्हीं को राउंड ऑफ करके इधर 67 के आगे 5 लिख दिया न्यूट्रॉन के अंदर। हमने आपको एग्जैक्ट वैल्यू बता दी, इसको याद रखिएगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है कि कितने प्रोटॉन्स मौजूद हैं जी न्यूक्लियस की कोर के अंदर। आप ये जानते हैं, इसको Z से डिनोट करते हैं। मास नंबर भाई टोटल कितने मेंबर हैं किसके अंदर भला? न्यूक्लियस के अंदर। यानी कि प्रोटॉन्स कितने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, उनकी संख्याओं का जोड़ मास नंबर होता है, एटॉमिक मास नंबर होता है। इसको A से डिनोट करते हैं, ये Z प्लस यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए, अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आपको चाहिए, आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा सकते हैं। तो जी एक और चीज है, वह न्यूक्लियन किसे कहते हैं? न्यूक्लियन किसे कहते हैं? चलिए, न्यूक्लियन इज द नेम गिवन टू फैमिली मेंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नेम गिवन टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर यदि हैं तो उन्हें न्यूक्लियन नहीं कहा जाएगा। न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हैं तो उन्हें न्यूक्लियन कह सकते हैं। प्रोटॉन भी एक न्यूक्लियन है और न्यूट्रॉन भी एक न्यूक्लियन है इनसाइड द न्यूक्लियस। ओके, एटॉमिक मास यूनिट वेरी सिंपल। एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12, कार्बन का जो आइसोटोप होता है C12, ठीक है, C12 1 एटम ऑफ कार्बन 12, C12, ठीक है, इसके मास का 1/12, इसके मास का 1/12 कहलाता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 1.66, वह तो 1.66 से लिखते हैं, भी बता दूं 1.660565 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये 1 AMU या फिर 1U, 1U का मतलब यूनिफाइड मास, AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। मित्रों, अब यदि मैं आप लोगों को मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक मास यूनिट में बताऊं तो कहाँ लिखूं? हाँ, यहाँ लिख देता हूँ। Kg को AMU में कन्वर्ट करने के लिए एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए और ये आता है 1.0073 AMU। ये है मास ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक मास यूनिट में, इसकी वैल्यू होती है 1.0086 AMU। वहीं पर यदि मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताऊं तो भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो वैसे तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। AMU में बात करें तो 0.0055 AMU। ये सारी वैल्यूज मैंने लिख दी AMU में भी और KG में भी। किलोग्राम एटम के हिसाब से बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है, इसलिए हम एटॉमिक मास यूनिट में सभी चीजों का वजन बताते हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस कैसे बताएं?
साइज ऑफ न्यूक्लियस कैसे बताएंगे? देखो जो न्यूक्लियस का साइज तो इस पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर रहने वाले मेंबर कितने हैं। घर उतना ही बड़ा होगा जितने ज्यादा मेंबर्स होंगे कायदे से। तो गरीबी में छोटे घर में भी काम चलाना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, न्यूक्लियस के पास कोई गरीबी नहीं है। न्यूक्लियस की वैसे तो कोई शार्प और वेल डिफाइंड बाउंड्री है नहीं, ठीक है, फिर भी एक रफ आइडिया रेडियस का मिल सकता है कुछ कैलकुलेशंस के आधार पर। सीधी सी बात है, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। मास नंबर अर्थात नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस is directly proportional to number of nucleons। नहीं, अगर मैं इसको स्फीयर मानकर चलो इमेजिनेशन में, तो 4/3 पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। यानी कि आर क्यूब 4/3 पाई तो कांस्टेंट, आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू ए। अब मैं आर के ऊपर से पावर हटाऊंगा तो ए के ऊपर तो लगानी पड़ेगी साइवान। सर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइए, एक कांस्टेंट लगाइए, कांस्टेंट है आर नॉट इनटू 1 ए की पावर 1/3। यहां पर आर नॉट क्या बला है वो समझिए, वेयर आर नॉट इज अ कांस्टेंट। इसकी वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। -5 नहीं, -15 10⁻⁻15 मीटर, या फिर 1.2 फेमटोमीटर। 10⁻⁻15 को फेमटो बोला जाता है। हाँ, गलत लिखा हुआ है, चलिए सही कर देते हैं, -15। लीजिए हमने कर दिया सही, कांस्टेंट है। अब हमें रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस का फॉर्मूला मिल चुका है। मैं निकाल सकता हूं न्यूक्लियस की डेंसिटी भी ऐसे, तो ठीक है, न्यूक्लियस की डेंसिटी भी मैं निकाल सकता हूं। न्यूक्लियस की डेंसिटी कैसे निकालेंगे? मास ऑफ द न्यूक्लियस पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस पता होना चाहिए। रेडियस का फॉर्मूला आपके सामने लिखा ही हुआ है, आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। यहां से ले लेंगे रेडियस को। मास ऑफ द न्यूक्लियस कैसे निकालें? नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने हैं, ए मास नंबर, और एक का मास क्या है, रफली दोनों का मास इक्वल है, मास ले लेते हैं हम स्मॉल एम, यानी 1.66 मान के चलो इसको। डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, न्यूक्लियर डेंसिटी मैं आप लोगों को भी करा रहा हूं। न्यूक्लियर वैसे तो साइड में इन्होंने करा रखी है, ठीक। न्यूक्लियर डेंसिटी देखिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। मास है m इंटू ए, क्योंकि दोनों का न्यूट्रॉन हो प्रोटॉन हो, दोनों का मास रफली सेम है, तो मैंने स्मॉल m ले लिया इसको। अब मास नंबर की उनकी संख्या कितनी है, नीचे 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर की वैल्यू आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3 वो रख लीजिए भाई, तो ये बन जाएगा m इंटू ए अपॉन 4/3 पाई आर नॉट ए की पावर 1/3, और सर इसका क्यूब। सर ये तो ए से ए ही हट गया, 3 ऊपर गया, 4 पाई यहाँ, आर नॉट का क्यूब सर, और ए से सर ए काट दो, तो ये आ जाएगा 3m इंटू 4 पाई आर नॉट का क्यूब। अब इसकी वैल्यू डालो, 3 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम अपॉन 4 पाई इंटू आर नॉट की वैल्यू 1.2 फेमटोमीटर, 10⁻⁻15 होता है फेमटो, उसका क्यूब। जब ये सारा कैलकुलेट कर लोगे तो सरकार इसकी वैल्यू आएगी न्यूक्लियर डेंसिटी की 2.29 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो क्या इस डेंसिटी में ये लगा कि कहीं से भी मास नंबर इन्वॉल्व है? कहीं से भी नहीं लगा जी, पता ही नहीं लगा जी। इसका मतलब न्यूक्लियर डेंसिटी एक लार्ज वैल्यूड नंबर है। देखो 10 की पावर 17 आ गया इसमें। पानी की डेंसिटी भी 1000 होती है। जनरली मटेरियल्स की डेंसिटी 10⁻3 के ऑर्डर में, यानी 1000 के ऑर्डर में होती है। सबकी डेंसिटी को पानी के साथ कंपेयर करके देखा जाए। अब न्यूक्लियस की डेंसिटी को कंपेयर करके देखूं, भाई कहाँ 1000, कहाँ 10 की पावर 17, उसका भी दुगना है। गुना क्या, 2.25 गुना लगभग, 2.29 गुना किया गया।
उसका मतलब बहुत ज्यादा डेंसिटी न्यूक्लियस की है, उसके साइज को देखें तो बहुत ज्यादा भारी है वही न्यूक्लियस, इसलिए मैसिव बोलते हैं इसे, क्योंकि साइज तो बहुत छोटा सा और डेंसिटी इतनी ज्यादा, यानी बहुत छोटी वॉल्यूम में बहुत ज्यादा मास को पैक किया गया है। ये बात डेंसिटी डिपेंड नहीं करती मास नंबर पे, सभी मास नंबर्स की सेम डेंसिटी है, ठीक है, क्योंकि ए से एक कट गया था, उसका रोल वहीं खत्म हो गया था, ठीक। तो डिस्कशन ये है, न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास नंबर, ठीक। न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास नंबर, सभी न्यूक्लियसिस की, सभी न्यूक्लियसिस नहीं, सभी न्यूक्लियाई की डेंसिटी सेम रहेगी, और न्यूक्लियर डेंसिटी एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू है। अगर आपने ध्यान दिया 10 की पावर 17 इज नॉट अ स्मॉल नंबर, 10 की पावर 17 एक बहुत बड़ा नंबर है। Such a high densities are found in white dwarf stars. हमारा जो सन है वो भी जब उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा उसमें भी एक ब्लास्ट होगा, और वो ब्लास्ट नोवा कहलाएगा, सुपरनोवा की कैटेगरी में तो नहीं आता, नोवा होगा, यानी कि बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होगा और इस स्टार की आउटर क्रस्ट इसके आसपास के स्पेस में फैल जाएगी, स्टार डस्ट कह सकते हैं उसको आप, ठीक है, और वो क्लाउड की फॉर्म में इसके चारों तरफ रहेगी और बीच में एक बहुत छोटी कोर बचेगी, तो व्हाइट ड्वार्फ कहेंगे, ओके। अब न्यूक्लियर डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट द न्यूक्लियस, कहीं कम कहीं ज्यादा, एक जैसी तो है नहीं, एज मैक्सिमम वैल्यू एट द सेंटर decreases gradually as we move from the center of the nucleus, सेंटर से बाउंड्री की तरफ आइए डेंसिटी घटने लगती है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस का जो रेडियस है, न्यूक्लियस का रेडियस है वो एक्चुअली देखिए, जब न्यूक्लियस की कोई बाउंड्री ही नहीं है, कोई एक फिक्स बाउंड्री नहीं है, तो इसका रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पॉइंट में उस चीज का क्लैरिटी आ जाएगी। न्यूक्लियस न्यूक्लियर रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर रेडियस क्या है, एक डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से, at which the density of the nuclear matter decreases to 1/2 of its maximum value at the center, यानी कि रेडियस वहां तक माना जाता है। देखो जी, ये है सेंटर, एक पेन से बनाता हूं, ये है सेंटर, सेंटर में डेंसिटी है मैक्सिमम, रो मैक्स, इससे दूर चलते 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 भाई साहब कहीं तो जीरो हो जाएगी ना, तो हाफ कहाँ होगी, मान लो हाफ यहां हुई, रो मैक्स का हाफ हो गया, ठीक है, केवल इतनी दूरी को ही भाई रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस कहते हैं हम, यानी इतना दायरा ही न्यूक्लियस का दायरा माना जाता है, इतना दायरा ही न्यूक्लियस का दायरा माना जाता है, ठीक है, यानी कि जहां तक डेंसिटी हाफ जाती है वहीं तक मान लिया जाता है कि भाई ये न्यूक्लियस की हद है, उसके बियॉन्ड नहीं, ठीक है। सो दिस इज द ऑप्टिमम आइडिया फॉर द बाउंड्री ऑफ द न्यूक्लियस, देयर इज नो डिफाइंड बाउंड्री, हम ये भी नहीं कह सकते कि बाउंड्री बस यही हो गई, ठीक है, डिफाइंड नहीं है, मान लिया गया है। के पश्चात मास एनर्जी रिलेशनशिप इक्वल टू एमसी स्क्वायर, इक्वल टू एमसी स्क्वायर। भाई न्यूटन ने कहा जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उसके मोमेंटम में बदलाव आएगा, यानी कि डीपी बाई डी टी के बराबर होता है क्या, एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी, ठीक है। तो हमने क्या किया सर, की वैल्यू रखी सर एमवी, तो मास और वेलोसिटी का हो रहा है यहाँ प्रोडक्ट, तो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए लगाया गया प्रोडक्ट रूल। अब आप तो कहेंगे सर देखो मास तो कांस्टेंट होता है, आइंस्टाइन नहीं मानता ना मास कांस्टेंट होता है, ठीक है, उसने कहा कि रेस्ट मास कुछ होता है बॉडी का और मूविंग मास कुछ होता है, जब बॉडी मूव करने लगती है तो उसका मास भी चेंज होने लगता है, इसलिए मास भी एक वेरिएबल क्वांटिटी और वेलोसिटी भी एक वेरिएबल क्वांटिटी यहाँ के हिसाब से। सरकार इन्होंने एक बार एम को ऐसे ही रखा, बी को डिफरेंशिएट किया, एक बार वी को ऐसे रखा, एम को डिफरेंशिएट किया। टूल मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, यदि मैं दो क्वांटिटीज का डी बाई डी कर रहा हूँ, एक्स और वाई, प्रोडक्ट रूल कहता है आप एक बार एक्स को माफ करो, वाई का कर डालो डिफरेंशिएशन, एक बार वाई को माफ करो, एक्स का कर डालो डिफरेंशिएशन, ये प्रोडक्ट रूल कहता है, ये इन्होंने यहाँ लगाया। जैसे ये फोर्स लगेगा बॉडी डिस्प्लेस होगी, बॉडी कुछ दूरी तक जाएगी, बॉडी कुछ दूरी तक जाएगी तो मूव करेगी, और मूव करने से क्या होगा, वर्क होगा, और वर्क ही उस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा जो बॉडी हासिल करेगी, यानी डी डब्ल्यू इक्वल टू डी के, डी के का मतलब था काइनेटिक एनर्जी, एफ डी एक्स के बराबर थी, एफ की पूरी वैल्यू रख ली, अब एफ में डीएक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इन सभी में डीएक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा जी,
ये जो dt है आप चुपचाप से dx के नीचे रख दो, दिया dx by dt हो गया, dv अकेला रह गया जी, ठीक, dx by dt और dv, हाँ v है, ठीक है भाई, dx by dt हो गया, dm अकेला रह गया। dx by dt क्या होता है? वेलोसिटी। इक्वेशन आ गई mv, क्योंकि dx by dt तो क्या हो गया सर? dx by dt इज mv, तो ये रहा dx by dt की जगह v और dv अकेला, dx by dt फिर से v, v into v, v स्क्वायर हो गया प्लस dm। ये आ गई सर इक्वेशन नंबर 1। अब आइंस्टाइन की बात पे गौर फरमाओ। आइंस्टाइन ने कहा कि जो मास है वो भाई चेंज होता है, क्या होता है? चेंज होता रहता है। ये जो मास है, दिस इज मास इन मोशन, दिस इज मास एट रेस्ट। एम नॉट क्या है? रेस्ट मास। एम क्या है? मूविंग मास। वी क्या है? स्पीड ऑफ बॉडी। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। एम नॉट अपॉन 1 बाय नॉट अपॉन अंडर रूट, अंडर रूट देख रहे हैं, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, सॉल्व करके सर लेकर आए, ये इक्वेशन बनाई। यस, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, अंडर रूट हट जाएगा और सारा एम के पास ले जाओ, फिर सी स्क्वायर इधर आ जाएगा एम नॉट के पास। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके सामने ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन में से आपने क्या किया है? आपने सी स्क्वायर डीएम को अलग निकाल लिया और ये इक्वेशन नंबर आपने 2 बना दिया। अब ये इक्वेशन नंबर 2 थी, ऊपर हमने काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन नंबर 1 बनाई। दोनों को देखिए, दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी। और जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा, भाई ये क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी आई ना डीके, और डीके की वैल्यू किसके बराबर है? डीएम इंटू सी स्क्वायर। अब जब काइनेटिक एनर्जी टोटल निकालनी हो, 0 से k तक निकालनी हो, तो आप इधर मास का इंटीग्रेशन करोगे m नॉट से m तक, रेस्ट मास से मूविंग मास तक, आप निकाल लोगे, dk का बन जाएगा k और dm का बन जाएगा m। लिमिट पुट करते ही आपके सामने रिलेशन आ जाएगा। ये रिलेशन आने के बाद आप जानेंगे कि k प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सी स्क्वायर। अब एम नॉट सी स्क्वायर तो वो एनर्जी है ना बॉडी की जो रेस्ट में थी, जबकि k क्या है? वो काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी ने मूव करके हासिल की है। इसका मतलब दिस हैज बिकम द टोटल एनर्जी, दिस इज ऑल द टोटल एनर्जी। तो फाइनली फॉर्मूला आपके सामने इक्वल टू mc स्क्वायर आ गया। आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। दैट्स ऑल।